हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल मेक लॉ इजी। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं आज आपका वारंट ऑफ अरेस्ट से रिलेटेड, जो कि आपका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है उसका टॉपिक है। फाइन। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जो हमने बैक में जो प्रीवियस हमने वीडियोस बनाए हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के आपका चैप्टर 6 से रिलेटेड, उनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का जो आपका चैप्टर 6 है, इसका पार्ट ए जो है वो आपका समन से रिलेटेड है। और समन्स को हमने सेक्शन टू सेक्शन ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है बिल्कुल डिटेल में। अगर आप चाहें तो उन वीडियोज़ को मेक लॉ ईजी की क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जो आपकी प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। तो ये जो वीडियो है ये आपका वारंट ऑफ अरेस्ट से रिलेटेड है और ये इसका सेकंड नॉट सेकंड थर्ड पार्ट है। फाइन। तो इसका जो पार्ट फर्स्ट है ना, वारंट ऑफ अरेस्ट से रिलेटेड आपका जो पार्ट फर्स्ट है उसमें हमने कौन से सेक्शन डिस्कस करे, 70 से लेकर 73 तक। तो ये 4 सेक्शंस हमने पार्ट फर्स्ट में ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। आप देख सकते हैं इसके पार्ट फर्स्ट को। देन जो इसका मैंने पार्ट सेकंड बनाया है, सॉरी, इसका जो हमने पार्ट सेकंड बनाया है, पार्ट सेकंड में हमने कौन कौन से उसको डिस्कस किया है। उसमें हमने यस, तो पार्ट फर्स्ट बता दिया मैंने आपको 70 से लेकर 73 तक। पार्ट सेकंड जो है उसमें हमने 74 से लेकर 77 तक डिस्कस किया है। तो ये जो आपके सेक्शंस हैं ना, ये आपको डिटेल में किस में मिल जाएंगे, वारंट ऑफ अरेस्ट का पार्ट सेकंड में। फाइन। पार्ट सेकंड में ये आपको मिल जाएंगे। अब हम इसका पार्ट थर्ड बना रहे हैं और ये जो पार्ट थर्ड है इसमें हम ना आज ये 2 सेक्शन नहीं करेंगे क्योंकि ये थोड़े से लंबे हैं ना, तो इनको डिस्कस करने में वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है। तो आज हम कर लेते हैं 77 और नॉट 77, 78 एंड 79। तो 78 किससे रिलेटेड आपका, वारंट फॉरवर्डेड फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड ज्यूरिडिक्शन। और 79 है वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड ज्यूरिडिक्शन। तो इन 2 सेक्शंस को हम बात कर लेंगे पार्ट थर्ड में। इसके बाद इसके 2 सेक्शंस और रह जाएंगे, वो हम पार्ट फोर्थ में डिस्कस करेंगे, जो आपका सेक्शन 80 और 81 है। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं हम इन दो सेक्शंस को लेके। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं, आपको इनसे हेल्प मिलती है, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि हम मोटिवेट हों और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ बनाने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो ये है आपका सेक्शन 78। सेक्शन 78 जो है इसमें आपका क्या चीज़ को डिस्कस करेंगे आप, वारंट फॉरवर्डेड फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड ज्यूरिडिक्शन। कि जब वारंट जो है ना, वारंट आपका क्या करना है, मतलब जो ज्यूरिडिक्शन है, जो कोर्ट आपका ये इशू कर रही है ना, वारंट को इशू कर रही है, उसको ना अपने ऐसे पर्सन के लिए वो वारंट इशू करना है जो उसके ज्यूरिडिक्शन में नहीं आता, आउटसाइड ज्यूरिडिक्शन उसे इशू करना है। तब उसको क्या करना पड़ेगा कि किस तरीके से उसे फॉरवर्ड किया जा सकता है, उसके बारे में बात करेंगे हम इस सेक्शन में। तो ये जो ग्रीन इटैलिक्स में आपको दिख रहा है ना, ये आपकी बेयर एक्ट की लैंग्वेज है। एक बार मैं इसे रीड कर देती हूँ और मैं आपको जो इसका एक्सप्लेनेशन मैंने लिखा है उससे ही मैं आपको इसे समझाऊंगी। तो देखिए, आपका जो सेक्शन 78 है उसका सब सेक्शन क्या बात करता है, when a warrant is to be executed outside the local jurisdiction of the court issuing it, such court may, instead of directing the warrant to police officer within its jurisdiction, forward it by post or otherwise to any executive magistrate or district superintendent of police or commissioner of police within the local limits of whose jurisdiction it is to be executed, and the executive magistrate or district superintendent or commissioner shall endorse his name thereon, and if practicable cause it to be executed in the manner herein before provided। तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, सेक्शन 78 का सब सेक्शन 1 क्या कहता है, when a warrant needs to be executed outside the local jurisdiction of the court that issued it, the following steps are to be taken। ये कहता है कि जब वारंट जो है वो जो कोर्ट उसे इशू कर रहा है, ठीक है, जब कोई भी वारंट जो कि किसी ऐसे कोर्ट के ज़रिए इशू किया जा रहा है
जो कि उसके लोकल ज्यूरिडिक्शन में नहीं आता है। फाइन। मतलब कोई भी वारंट जिसका एग्जीक्यूट होना है, पर एग्जीक्यूट कैसे होना है उसे उसे आपका जो कोर्ट उसे इशू कर रहा है ना, उसके लोकल ज्यूरिडिक्शन में नहीं आता, वो आउटसाइड ज्यूरिडिक्शन है। इसको हम चलिए एक एग्जांपल से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये आपका ए है, ये आपकी एक कोर्ट है, इसका कोई लोकल ज्यूरिडिक्शन है, ये कोई वारंट इशू करता है, पर ये जो वारंट इशू कर रहा है ना, जिस पर्सन के लिए इशू कर रहा है, वो उसके लोकल ज्यूरिडिक्शन में नहीं आता है। फाइन। लोकल ज्यूरिडिक्शन में नहीं आता, मतलब इन्होंने वारंट तो इशू कर दिया, बट ये एग्जीक्यूट कहाँ होगा, कहाँ होना चाहिए, आउटसाइड इट्स लोकल ज्यूरिडिक्शन। मतलब उसके ज्यूरिडिक्शन से बाहर, मान लीजिए कोई कोर्ट है बी, है ना, इसके ज्यूरिडिक्शन में वो पर्सन आता है जिसके नाम का वारंट इशू किया गया है। तो आपका उस कंडीशन में क्या स्टेप्स फॉलो किए जाएंगे, उनके बारे में आपका सेक्शन 78 बात करता है। तो ये कहता है कि जब एक कोर्ट कोई वारंट इशू करता है और वो एग्जीक्यूट होना है उसके लोकल ज्यूरिडिक्शन से बाहर, तो इस केस में इंस्टेड ऑफ डायरेक्टिंग द वारंट टू अ पुलिस ऑफिसर विद इन इट्स लोकल ज्यूरिडिक्शन, द कोर्ट कैन फॉरवर्ड इट बाय पोस्ट और अदर मीन्स टू एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और कमिश्नर ऑफ पुलिस विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज ज्यूरिडिक्शन इट इज़ टू बी एग्जीक्यूटेड। तो ये कहता है कि जब एक वारंट एग्जीक्यूट होना है किसी कोर्ट के लोकल ज्यूरिडिक्शन से बाहर, तो उस केस में क्या होगा कि वो जो कोर्ट है ना, वो कोर्ट जो है उस वारंट को किसी ऐसे पुलिस ऑफिसर को जो कि उसके लोकल ज्यूरिडिक्शन में आता है, उसको फॉरवर्ड ना करते हुए किसको फॉरवर्ड करता है वो कोर्ट, वो आपका किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट्स ऑफ पुलिस, ठीक है, जिन्हें डीएसपी कहते हैं, या कमिश्नर ऑफ पुलिस को फॉरवर्ड करेंगे जिनकी लोकल लिमिट्स में, ठीक है ना, वो जिनकी लोकल मतलब जिनका ज्यूरिडिक्शन की जो लोकल लिमिट्स है उसमें वो आपका वारंट एग्जीक्यूट होना है। इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल से। देखिए, मान लीजिए ये एक कोर्ट है, ये क्या है, ये एक कोर्ट है, इन्होंने ना कोई वारंट इशू किया है, बट ये वारंट जो उन्होंने इशू किया है ना, वो उनके ज्यूरिडिक्शन में ना आकर किसके ज्यूरिडिक्शन में आता है, कोई कोर्ट बी जो है, ठीक है ना, उसके लोकल ज्यूरिडिक्शन में आता है। फाइन। मतलब ए ने कोई वारंट इशू करा, पर वो वारंट उसकी लोकल ज्यूरिडिक्शन में एग्जीक्यूट नहीं हो सकता है, वो किसकी लोकल ज्यूरिडिक्शन में एग्जीक्यूट हो सकता है, बी की। तो यहाँ पर ए क्या करेगा कि इस वारंट को ना अपने पुलिस ऑफिसर, मतलब अपने लोकल ज्यूरिडिक्शन के अंदर जो कोई पुलिस ऑफिसर है ना, उसको फॉरवर्ड ना करते हुए ये किसको फॉरवर्ड कर देगा, वो किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, किसी डीएसपी या किसी कमिश्नर ऑफ पुलिस जो है ना, कमिश्नर ऑफ पुलिस जो है उनको फॉरवर्ड करेगा जिनके लोकल ज्यूरिडिक्शन में, मतलब जिनके लोकल ज्यूरिडिक्शन में वो वारंट एग्जीक्यूट होना है। फाइन। अब क्या होगा, इसके बाद क्या स्टेप है कि द डेजिग्नेटेड ऑफिसर, मतलब जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर, मतलब जिनको आपका ये क्या बोलते हैं वारंट फॉरवर्ड किया गया है, ठीक है, चाहे वो मजिस्ट्रेट है, चाहे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, चाहे कमिश्नर ऑफ पुलिस है ना, तो वो क्या करेंगे, विल एंडोज देयर नेम ऑन द वारंट, वो अपना वारंट में अपना नेम एंडोज करेंगे, और अगर पॉसिबल हो सका तो ये इंश्योर करेंगे कि द वारंट इज़ एग्जीक्यूटेड अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड प्रोसेस। मतलब कि जो मतलब ये कोशिश करेंगे कि भाई जो भी वारंट एग्जीक्यूट होना है, जो कि दूसरे कोर्ट ने उनको भेजा है, वो एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, मतलब प्रोसीजर के ज़रिए ही क्या हो एग्जीक्यूट हो। सिंपलर टर्म्स में कह सकते हैं हम कि जब एक वारंट, ठीक है ना, व्हेन एन वारंट नीड्स टू बी एनफोर्स्ड इन एन एरिया बियॉन्ड द इशूइंग कोर्ट्स लोकल बाउंड्रीज, इट कैन बी सेंट टू द relevant local authority for execution. The local officer will then carry out the necessary steps, and the provision ensures that warrants can be effectively executed even when they are cross jurisdiction lines. तो इसमें क्या है, सिंपलर टर्म्स में क्या समझ सकते हैं कि जब कोई भी वारंट जो है उसको एनफोर्स कराना है, ठीक है ना, बट वो आपका जो इशूइंग कोर्ट है, मतलब जो जिस कोर्ट ने उसे इशू किया है उसकी लोकल बाउंड्रीज में नहीं आता है, तो उस केस में जो इशूइंग कोर्ट है
वो अपनी लोकल बाउंड्रीज़ के पुलिस ऑफिसर को वो वारंट डायरेक्ट ना करते हुए किसको वो वारंट डायरेक्ट करेंगे कि उस लोकल अथॉरिटी को एग्जीक्यूशन के लिए वो वारंट डायरेक्ट करेंगे जिसके लोकल जुरिडिक्शन में वारंट एग्जीक्यूट होना चाहिए। फिर इसके बाद में जो लोकल ऑफिसर होगा ना, चाहे वो आपका सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, चाहे आपका ये मजिस्ट्रेट है, फाइन, चाहे वो आपका मजिस्ट्रेट है या फिर आपका कोई कमिश्नर ऑफ पुलिस है, ठीक है ना, तो वो क्या करेंगे, वो जो भी रेलेवेंट स्टेप्स होंगे, जो नेसेसरी स्टेप्स होंगे वो लेंगे। तो ये प्रोविज़न ये इंश्योर करता है कि जो वारंट है वो तब भी इफ़ेक्टिवली एग्जीक्यूट हो सके जब वो आपका इशूइंग कोर्ट की लोकल जुरिडिक्शन की बाउंड्रीज़ को क्रॉस करता है। फाइन। अब इसका सबसेक्शन 2 क्या कहता है? इसका सबसेक्शन 2 कहता है कि द कोर्ट इशूइंग अ वारंट अंडर सबसेक्शन 1 शेल फॉरवर्ड along with the warrant the substance of information against the person to be arrested together with such documents, if any, as may be sufficient to enable the court acting under section 81 to decide whether bail should or should not be granted to the person। तो इस सबसेक्शन का सेक्शन 78 के सबसेक्शन 2 का क्या इंटरप्रिटेशन है? इसका इंटरप्रिटेशन है, एक तो ये आपका वारंट इशूइंग से रिलेटेड बात करता है कि जब इशूइंग अथॉरिटी, जैसे ये एक कोर्ट ए है ना, इसने जब कोई वारंट इशू करा, ठीक है ना, वारंट इशू करा पर ये इसके लोकल जुरिडिक्शन में नहीं है और इसने इस वारंट को फॉरवर्ड कर दिया आपका किसको, उस ऑफिसर को जिसके लोकल जुरिडिक्शन में आपका वो वारंट एग्जीक्यूट होना है, तो उस केस में उस कोर्ट को और क्या क्या करना चाहिए वो ये सबसेक्शन बात करता है। ठीक है, कहता है कि व्हेन अ कोर्ट इशूज अ वारंट फॉर समवन्स अरेस्ट, जैसा कि सबसेक्शन 1 में मेंशन किया गया है, इट मस्ट ऑल्सो सेंड अलॉन्ग सम एसेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट द पर्सन टू बी अरेस्टेड। तो उस केस में आपका जो इशूइंग कोर्ट है ना, वो सिर्फ आपका वारंट ऑफ अरेस्ट ही सेंड नहीं करेगा, मतलब डायरेक्ट नहीं करेगा, उसके साथ साथ में जिस पर्सन को अरेस्ट करना है ना, उससे उसकी जो असेंशियल इन्फॉर्मेशन है उसको भी फॉरवर्ड करेगा। ठीक है, और इस इंफॉर्मेशन में क्या क्या इंक्लूड होगा कि भाई जिस पर्सन को अरेस्ट किया जाना है, जिसके नाम का वारंट है, जो वारंट ऑफ अरेस्ट एग्जीक्यूट होना है, उस पर क्या ऑफेंस लगे हैं, मतलब उसके उसके अगेंस्ट क्या ऑफेंस या क्या चार्जेस लगे हुए हैं। फाइन। तो इस इंफॉर्मेशन का पर्पस क्या है? इस इंफॉर्मेशन का पर्पस है, मतलब ये जो शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है ना, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है, इसका पर्पस क्या है? टू हेल्प द कोर्ट दैट विल हैंडल द केस, ठीक है ना, दैट विल हैंडल द केस एंड मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। मतलब कि इसका मकसद क्या है? ये इन्फॉर्मेशन भेजने का मकसद ये है कि भाई जो कोर्ट आपका ये मामले को हैंडल करेगी ना, फाइन, जो हैंडल करेगी उसको सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि भाई जिस पर्सन को अरेस्ट करने के लिए वारंट ऑफ अरेस्ट इशू किया गया है, तो उस पर्सन के मतलब ऊपर जो चार्जेस लगे हैं वो किस तरीके के चार्जेस हैं, और उसी के हिसाब से आगे फ्यूचर में जो कोर्ट है वो डिसाइड करेगी कि भाई उस पर्सन जो है उसको बेल मिलनी चाहिए कि फिर बेल नहीं मिलनी चाहिए। फाइन, उसको बेल मिलने चाहिए या बेल नहीं मिलने चाहिए। तो उसके जो भी चार्जेस लगे हैं, जिस पर्सन को अरेस्ट किया जाना है, उसके ऊपर जो चार्जेस लगे हैं वो आपका उसी बेस पे डिपेंड होगा ना कि भाई जो इन्फॉर्मेशन उस कोर्ट को या कह सकते हैं उस ऑथराइज पर्सन को मिलेगी कि भाई इस पर्सन के अगेंस्ट क्या क्या चार्जेस लगाए गए हैं, उन चार्जेस के बेस पे ही वो डिसाइड करेगा कि भाई आपका इनको अरेस्ट तो चलो मान लीजिए कर ले, पर अरेस्ट करने के बाद उसका ऑफेंस बेलेबल है कि नहीं बेलेबल है, ठीक है, कि नॉन बेलेबल है। तो मान लीजिए कि ऑफेंस जो है वो आपका, मतलब बेल कैसे कंसीडर करेगी कि मान लीजिए ऑफेंस जो है वो आपका बेलेबल है, ठीक है, तो मीनिंग दैट द एक्यूज पर्सन कैन बी रिलीज ऑन बेल। अगर बेलेबल है तो इसका मतलब उसको बेल पे छोड़ा जा सकता है। इफ द अरेस्टेड पर्सन इज विलिंग टू प्रोवाइड बेल द कोर्ट विल टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। तो अगर मान लीजिए कि जो अरेस्टेड पर्सन है उसको वो आपका मतलब विलिंग है, वो दे सकता है, बेल देने के लिए रेडी है, तो उस केस में आपका जो कोर्ट है वो अप्रोप्रिएट एक्शन लेगा। पर मान लीजिए कि जो उसका ऑफेंस है वो नॉन बेलेबल, मतलब उस पर बेल नहीं मिल सकती है, ठीक है ना, तो उस केस में क्या होगा कि द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट
subject to the provision of section 437, or the session judge can consider the information provided and decide whether to release the person on bail or not. कि मान लीजिए अगर आपका ऑफेंस जो है वो आपका बेलेबल नहीं है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, तो उस केस में जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा ना, है ना, वो आपका चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या फिर आपका जो सेशन जज होगा वो आपका डिसाइड करेगा, ठीक है ना, वो डिसाइड करेंगे सारी इन्फॉर्मेशन से को मतलब बोलते नहीं कंसीडर करने के बाद में, और साथ ही साथ में आपका ये जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है और सेशन जज है ना, ये आपका सेक्शन 437 को भी कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है आपका कि वो कंसीडर करेंगे कि भाई हाँ पर्सन की नॉन बेलेबल ऑफेंस है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशंस को अच्छी तरीके से परखने के बाद में डिसाइड करेंगे कि भाई पर्सन को बेल पे छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए। अगर शॉर्ट में कहें तो ये सेक्शन इंश्योर करता है कि द कोर्ट हैंडलिंग द केस हैज़ द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन टू मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन रिगार्डिंग बेल फॉर द अरेस्टेड इंडिविजुअल, कि आपका जो कोर्ट आपका केस को हैंडल कर रहा है उसके पास में नेसेसरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि वो आपका बेल से, अरेस्टेड इंडिविजुअल की बेल से रिलेटेड डिसीजन ले सके। फाइन। अब बात करेंगे हम सेक्शन 79 की। सेक्शन 79 बात करता है वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर, सॉरी हाँ, तो सेक्शन आपका 79 बात करता है वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड ज्यूरिडिक्शन। तो इससे पहले वाला जो सेक्शन 78 था ना, उसमें हमने क्या डिस्कस करा था कि जो वारंट जो है वो पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट करते हुए, मतलब लोकल ज्यूरिडिक्शन जो कोर्ट उसे इशू कर रहा है ना, उसके लोकल ज्यूरिडिक्शन में जो पुलिस ऑफिसर है उसको इशू ना करते हुए किसको इशू किया जाए, जो उस अथॉरिटी को इशू किया जाए कि जिसके लोकल ज्यूरिडिक्शन में वो पर्सन जिसको अरेस्ट किया जाना है वो आपका आता है। फाइन। बट यहाँ पर जो सेक्शन 79 है वो बात करता है वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड ज्यूरिडिक्शन, कि मान लीजिए कि जो पुलिस ऑफिसर है उसको ही वारंट ऑफ अरेस्ट जो है वो आपका डायरेक्ट कर दिया जाए, ठीक है, और ये वारंट ऑफ अरेस्ट उसे कहाँ एग्जीक्यूट करना है, उसके लोकल जुरिडिक्शन से बाहर पे एग्जीक्यूट करना है। तो उस केस में क्या क्या किया जाएगा वो आपका सेक्शन 79 बात करता है। तो इसका पहले हम सब सेक्शन 1 पढ़ लेते हैं। इसका सब सेक्शन 1 बात करता है कि व्हेन अ वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर इज टू बी एग्जीक्यूटेड बियॉन्ड द लोकल जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट इशूइंग द सेम, he shall ordinarily take it for endorsement either to an executive magistrate or to a police officer not below the rank of an officer in charge of police station within the local limits of whose jurisdiction the warrant is to be executed। तो सेक्शन 78 में हमने क्या बात की थी, 78 में हमने बात करी थी कि कोर्ट अगर कोई वारंट इशू करता है जो कि एग्जीक्यूट होना है उसके लोकल जुरिडिक्शन से बाहर, तो वो पुलिस ऑफिसर को जो उसके लोकल जुरिडिक्शन में आता है उसको वारंट ऑफ अरेस्ट इशू ना करते हुए किसको इशू करेगा, वो इशू करेंगे आपके या तो मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, या फिर आपका सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को, ठीक है ना, या फिर आपका वो इसको किसको कर सकते हैं, हाँ, तो वो किसको इशू कर सकते हैं, मतलब ये मैंने आपको दोबारा से बता देती हूँ, उसको थोड़ा सा ही कंफ्यूजिंग ना हो ना, इसलिए मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि एक कोई कोर्ट है जिसने आपका इशू करा है वारंट ऑफ अरेस्ट और ये आपका एग्जीक्यूट होना है उसके लोकल जुरिडिक्शन से बाहर, तो ये वारंट ऑफ अरेस्ट किसी पुलिस ऑफिसर मतलब जो कि इस कोर्ट के लोकल जुरिडिक्शन में ही आ रहा है ना, इसको डायरेक्ट ना करते हुए ये आपका किसको डायरेक्ट किया जाएगा, ऐसी मतलब उस कोर्ट को डायरेक्ट किया जाएगा, कोर्ट को या फिर आपका एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ठीक है ना, या फिर आपका जो डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है उसको, या कमिश्नर ऑफ पुलिस जो है ना, इनको क्या किया जाएगा, डायरेक्ट किया जाएगा जिनके लोकल जुरिडिक्शन में वो वारंट आपका एग्जीक्यूट होना है। ये सेक्शन 78 बात करता है। पर यहाँ पर अगर हम देखें सेक्शन 79 का, तो सेक्शन 79 क्या बात करता है, सेक्शन 79 बात करता है कि अगर कोई कोर्ट है, ठीक है ना, उसने कोई वारंट ऑफ अरेस्ट आपका इशू किया है और ये वारंट ऑफ अरेस्ट जो है
वो कहाँ एग्जीक्यूट होना है, उसके लोकल जुरिडिक्शन से बाहर एग्जीक्यूट होना है, ठीक है, लोकल जुरिडिक्शन से बाहर एग्जीक्यूट होना है। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो किसको देता है कि उसके जो लोकल जुरिडिक्शन में जो पुलिस ऑफिसर है उसको ये वारंट ऑफ अरेस्ट एग्जीक्यूट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। तो उस केस में क्या किया जाएगा, तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, देखिए कि सबसेक्शन 1 कहता है कि जब वारंट ऑफ अरेस्ट जो है इज डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर एंड नीड्स टू बी एग्जीक्यूटेड बियॉन्ड द लोकल जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट दैट इशूड इट, द जो पुलिस ऑफिसर है उसको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। फाइन, कि जब जो वारंट ऑफ अरेस्ट जो है वो डायरेक्ट किया जाता है किसी पुलिस ऑफिसर को, है ना, किसी पुलिस ऑफिसर को किसी ऐसे कोर्ट के ज़रिए जो कि आपका उसे इशू उस वारंट ऑफ अरेस्ट को इशू कर रहा है, बट वो वारंट ऑफ अरेस्ट आपका एग्जीक्यूट होना है उसके लोकल जुरिडिक्शन से बाहर। तो उस केस में वो पुलिस ऑफिसर क्या स्टेप्स फॉलो करेगा उसके बारे में सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 79 आपका बात करता है। तो ये क्या कहता है कि द पुलिस ऑफिसर शुड ऑर्डिनरली टेक द वारंट फॉर एंडोर्समेंट। तो ये जो है ना, बेसिकली ये जो पुलिस ऑफिसर है तो वो ऑर्डिनरली क्या करेगा, इस वारंट ऑफ अरेस्ट को आपका एंडोर्समेंट के लिए लेके जाएगा, या तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास में या फिर आपका किसी पुलिस ऑफिसर के किसी ऐसे पुलिस ऑफिसर के पास में एंडोर्समेंट के लिए लेके जाएगा जो कि आपका ऑफिस किसी पुलिस स्टेशन के ऑफिस इंचार्ज से नीचे पोस्ट का नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली ये पुलिस ऑफिसर आपका जाएगा, ये जैसे मान लीजिए ये पुलिस ऑफिसर है जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है वारंट ऑफ अरेस्ट एग्जीक्यूट करने के लिए, बट ये आपका वारंट ऑफ अरेस्ट जो है वो आपका किसी दूसरे एरिया के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या आपका कोई पुलिस ऑफिसर है उसके अंडर आपका आता है। तो ये जो पुलिस ऑफिसर है ना वो इस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास में या फिर आपका इस पुलिस ऑफिसर के पास में जिसकी पोस्ट आपका किसी पुलिस स्टेशन के इंचार्ज ऑफिस इंचार्ज से नीचे नहीं होनी चाहिए, इसके पास में जाएगा एंडोर्समेंट के लिए, ठीक है ना, ओके। और ये पुलिस ऑफिसर या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कौन है, जिनके लोकल जुरिडिक्शन में वो वारंट ऑफ अरेस्ट आपका क्या होना है, एग्जीक्यूट होना है। फाइन, अब सबसेक्शन 2 क्या कहता है कि सच मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर शैल एंडोर्स हिज नेम देयर ऑन एंड सच एंडोर्समेंट शैल बी सफिशिएंट अथॉरिटी टू द पुलिस ऑफिसर टू whom the warrant is directed to execute the same, and the local police shall, if so required, assist such police officer in executing such warrant। तो ये क्या कह रहा है, ये इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, ये सबसेक्शन कहता है कि एक बार वो पुलिस ऑफिसर जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है क्या करने के लिए, वारंट ऑफ अरेस्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए, बट वो वारंट ऑफ अरेस्ट एग्जीक्यूट होना है उसके लोकल जुरिडिक्शन से बाहर है। तो इस केस में पहले सबसेक्शन में क्या हुआ, वो पर्सन गया उस एरिया के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर के पास में जो कि ऑफिस इंचार्ज की पोस्ट से नीचे नहीं होना चाहिए, जिसके लोकल जुरिडिक्शन में वो आपका वारंट ऑफ अरेस्ट एक्चुअली में क्या होना है, एग्जीक्यूट होना है, गया। उसके बाद में देखिए जब वो आपका उसके पास में चला गया, ठीक है ना, एक मिनट ज़रा थोड़ा इसको क्लियर कर लें हम, तो इसको समझ लेते हैं ऐसे, ये पुलिस ऑफिसर है ए, इसको वारंट ऑफ अरेस्ट दिया गया था एग्जीक्यूट करने के लिए, है ना, जो कि इसके लोकल जुरिडिक्शन से बाहर है। ये गया किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास में, उस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर के पास में जिसके लोकल जुरिडिक्शन में वो आपका मतलब वारंट ऑफ अरेस्ट एग्जीक्यूट होना है, किसके लिए, किस काम के लिए जाएगा, एंडोर्समेंट के लिए जाएगा। तो जब ये इनके पास में चला गया तो सबसेक्शन 2 कह रहा है कि ये जो पर्सन है ना, जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है या पुलिस ऑफिसर है, वो अपना नाम आपका एंडोर्स करेंगे उसमें, ठीक है, नाम क्या करेंगे, एंडोर्स करेंगे। और एक बार वारंट ऑफ अरेस्ट में उनका नाम एंडोर्स हो जाएगा ना, तो ए के पास में सफिशिएंट अथॉरिटी होगी कि वो वारंट को एग्जीक्यूट कर सके। और अगर ज़रूरी पड़े तो ये जो लोकल अथॉरिटी है ना, लोकल अथॉरिटी है वो आपका इसको किसको, ए को क्या करेगा, वारंट ऑफ अरेस्ट को एग्जीक्यूट करने में असिस्ट भी करेगा। फाइन, अब है सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 क्या कहता है, whenever there is a reason to believe that the delay occasioned by obtaining the endorsement of the magistrate or police officer
within whose local jurisdiction the warrant is to be executed will prevent such execution, the police officer to whom it is directed may execute the same without such endorsement in any place beyond the local jurisdiction of court which issued it. तो ये क्या कहता है, ये सबसेक्शन क्या बात कहता है, मैं आपको शॉर्ट में पहले बताती हूँ कि ये कहता है कि अगर मान लीजिए ये ए पर्सन था ना, इसको सही से लिख देते हैं हम, हाँ ये है एक पर्सन ए, ठीक है ना, जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी की थी वारंट ऑफ अरेस्ट को एग्जीक्यूट करने की। फाइन, इसने क्या करा, इसने आपका वारंट ऑफ अरेस्ट को ना, मान लीजिए कि इस ए को, जिसको वारंट ऑफ अरेस्ट दिया गया था एग्जीक्यूट करने के लिए किसी कोर्ट के ज़रिए, जो कि कोर्ट के और ये वारंट ऑफ अरेस्ट कहाँ एग्जीक्यूट होना था, उस कोर्ट के जो इशूइंग कोर्ट है ना, जिसने वारंट ऑफ अरेस्ट इशू किया उसके लोकल जुरिडिक्शन से बाहर, उसके लोकल जुरिडिक्शन से बाहर। फाइन, तो ए को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली इसको एग्जीक्यूट करने की। पर मान लीजिए कि ए को लगता है कि जो इस वारंट ऑफ अरेस्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए जो उसको एंडोर्समेंट चाहिए ना, एंडोर्समेंट चाहिए किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या फिर किसी पुलिस ऑफिसर के ज़रिए जिनकी लोकल अथॉरिटी में आपका वो वारंट ऑफ अरेस्ट एग्जीक्यूट होना है। अगर ए को लगता है कि ऐसा करने में, मतलब उनकी एंडोर्समेंट लेने में देरी हो जाएगी और ये वारंट ऑफ अरेस्ट जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकता है, मतलब नहीं हो पाएगा या इसमें कुछ दिक्कत आ सकती है, तो उस केस में वो जो पुलिस ऑफिसर है, ठीक है ना, वो बिना ऐसी किसी एंडोर्समेंट के, बिना किसी ऐसी एंडोर्समेंट के अपनी तरफ से वारंट ऑफ अरेस्ट को एग्जीक्यूट कर सकता है अपने लोकल जुरिडिक्शन से बाहर। तो देखिए इसका इंटरप्रिटेशन क्या लिखा है, तो ये बात करता है एक्सेप्शन फॉर डिले इन केसेस विद देयर आर रीजंस टू बिलीव दैट obtaining the endorsement from the magistrate or police officer within whose local jurisdiction the warrant is to be executed would cause unreasonable delay, the police officer to whom the warrant is directed may execute it without such endorsement। तो ये कहता है कि जहाँ पर ये मतलब जो आपका पुलिस ऑफिसर है जिसको सॉरी पुलिस ऑफिसर जिसको आपका वारंट ऑफ अरेस्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, जब उसके पास में सफिशिएंट रीज़न है ये मानने के कि ये जो एंडोर्समेंट है इसको ऑब्टेन करने में, मतलब ये जो मजिस्ट्रेट की या पुलिस ऑफिसर की जो एंडोर्समेंट है ना, इसको ऑब्टेन करने में क्या हो सकता है, ये आपका वारंट ऑफ अरेस्ट को एग्जीक्यूट करने में अनरीजनेबल डिले कर सकता है। तो उस केस में वो जो पुलिस ऑफिसर है वो आपका वारंट ऑफ अरेस्ट जो है उसको क्या कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है बिना ऐसी किसी एंडोर्समेंट के। दिस एग्जीक्यूशन कैन टेक प्लेस इन एनी प्लेस बियॉन्ड द लोकल जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट दैट इशूड द वारंट। तो ये जो एग्जीक्यूशन है ना, ये आपका मतलब कहीं भी, यह कहीं भी हो सकती, की जा सकती है, ठीक है, बियॉन्ड द लोकल जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट दैट इशूड द वारंट। मतलब जिस कोर्ट ने इसको, इस वारंट ऑफ अरेस्ट को इशू किया है ना, इसके लोकल जुरिडिक्शन से बाहर भी ये कहीं भी एग्जीक्यूट किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स ये आपका सेक्शन 78 79 हमने डिस्कस कर लिया। अब सेक्शन 80 और 81 रहते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो और आपको डिटेल में सेक्शंस जो हैं वो समझने में हेल्प हो रही हो। तो प्लीज़ अगर आपको ये चैनल आपको किसी भी तरीके से हेल्प करता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और अगर कुछ कमी लगती है तो आप कमी ज़रूर बताएं, क्योंकि कमी को दूर करने के लिए भी हमें कोशिश करनी चाहिए। तो कोशिश करूँगी कि वो कमी आगे ना हो। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।